सीआरपीसी में फिर एक बार दोहरा दिया जाए तब आपका 209 महत्वपूर्ण है। 209 और 210 दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपका ये बताया गया था कि कार्यवाहियां शुरू करने के लिए क्या अपेक्षित शर्तें हैं। तो अपेक्षित शर्तें यानी कि कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक है किसी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने से पहले। उसमें आपका बताया गया था कि पहली कंडीशन ये है कि जब मजिस्ट्रेट कांग्निजेंस या संज्ञान ले लेता है तो सबसे पहले आपका तलब किया जाएगा अभियुक्त को, या तो समन मामला है तो सामान्यतः समन, और वारंट मामला है तो सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। इसके बाद आपका लेकिन न्यायालय समन के बदले या समन के स्थान पर सेक्शन 87 के तहत गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकता है, और वारंट के स्थान पर यानी कि वारंट मामलों में वारंट न जारी करके समन भी जारी कर सकता है। ये 204 वन के क्लाज बी में था। इसके बाद आपका बताया गया कि भाई ये आदेशिका तभी जारी होगी जब जब गवाहों की लिस्ट मजिस्ट्रेट के पास दे दी गई हो। फिर अगर आदेशिका के लिए शुल्क निर्धारित है और कोई व्यक्ति जो आदेश का जारी करवाना चाहता है अगर शुल्क नहीं देता, फीस नहीं देता, तो परिवाद आपका डिसमिस हो जाएगा। यदि मामला किस पर दायर किया गया है, परिवाद पर। ये आपका बताया गया था। ये 204 में आपका तलब किया जाता है किसके बाद, संज्ञान के बाद। 205 ये कहती हैं कि जिन मामलों में मजिस्ट्रेट समन जारी कर सकता है यदि उचित समझे तो अभियुक्त के पर्सनल अपीयरेंस को स्वयं अभियुक्त को हाजिर होने से कोर्ट में अभिमुक्ति दे सकता है, छूट दे सकता है, और कह सकता है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुई। 206 बताया गया था कि पेटी ऑफेंसेज में यानी कि छोटे अपराधों में स्पेशल समन जारी कर सकता है न्यायालय। तो छोटे अपराध कौन होंगे जिसमें दंड 1000 या उससे कम है। पहले ये रकम कितनी थी, 100 रुपया, और 2005 में इस रकम को बढ़ाया गया, ये याद रखना है। अब अगला पॉइंट ये है कि विशेष समन क्या होता है। तो कल बताया भी गया था कि न्यायालय समन जारी करता है और अभियुक्त से कहता है कि वह अगर अपना अपराध स्वीकार कर ले या तो स्वयं कर ले या अपने प्लीडर या अधिवक्ता के माध्यम से और जुर्माने की रकम भेज दे, तो ऐसी दशा में आपका उसे आने की आवश्यकता भी नहीं है और न्यायालय 253 के तहत ऐसे ऐसे मामलों में दोष सिद्ध अभियुक्त को कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है, और जो रकम न्यायालय में भेजी गई है वह रकम जुर्माने में काट ली जाएगी। तो आपका बताया गया कि 253 भी बिहार में पूछा गया था पिछली बार। इसके बाद 207 और 8 भी नेचुरल जस्टिस ही है। अगर पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला है तो केस डायरी के अलावा अन्य दस्तावेज अभियुक्त को फ्री में दिया जाए। अगर परिवाद पर मामला दायर है तो परिवाद और अन्य बातें, अन्य दस्तावेज 208 के तहत आपका अभियुक्त को फ्री में दिया जाएगा। और 209 चल रहा था कमिटल यानी कि सुपुर्दगी। ताजे अब 209 फिर एक बार देखिए 209 में क्या कहा गया है। 209 की भूमिका कल आपका बताई गई थी, डायरेक्ट आपका पढ़ना है।
209 क्यों अप्लाई होगी? तो कल हम बताए थे कि चूंकि संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेता है और उसको दंड देने की क्षमता केवल 3 वर्ष है और 10,000 रुपया जुर्माना है। और अगर वह देखता है कि जिस अपराध का वह संज्ञान लिया है उसमें दंड की मात्रा ज्यादा है और वह अपराध केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को वह मामला सुपुर्द कर देगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन में मामला सीधे पहुंचा कि उपार्पण के बाद पहुंचा, यानी कि कमिट होने के बाद पहुंचा, तो कमिटल के क्या पहुंचा बाद। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी मामले से अवगत होता है विज्ञ होता है, लेकिन सामान्यतः कब? जब मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे क्या किया गया हो, सुपुर्द। और सुपुर्दगी की कार्यवाही किस धारा के तहत? 209। अब देखिए 209 शब्द सह देखिए, जब अपराध अनन्यतः, अनन्यतः माने केवल और केवल, यानी कि अन्य न्यायालयों को पावर नहीं है, अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब मामला उसे सुपुर्द करना, उसे यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द करना माने उपार्पण करना, भेज देना। तो जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा दायर किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, यानी कि 209, चाहे संज्ञान परिवाद पर किया गया हो, चाहे संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर, चाहे स्वयं के ज्ञान पर या किसी की शिकायत पर लिया गया हो, सब में ये धारा लागू होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब संज्ञान के बाद अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध पूर्ण रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो आपका मजिस्ट्रेट क्या क्या करेंगे? देखिए आपका 4 खंड दिए गए हैं, क्या क्या मजिस्ट्रेट करेगा। पहला देखिए, यथा स्थिति धारा 207 या 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। तो पहला नियम यह है कि जब मामला सुपुर्द करना हो अभियुक्त को और मामले को, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये चेक कर लेगा कि 207 और 208 के नियमों का पालन कर दिया गया है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान मजिस्ट्रेट ने लिया था, तो केस डायरी के अलावा जो बयान गवाहों के इत्यादि दस्तावेज हैं, क्या वह अभियुक्त को दे दिए गए हैं कि नहीं। और परिवाद पर मामला था, तो 208 के तहत अभियुक्त को कागज पत्र फ्री में दे दिए गए हैं कि नहीं, ये चेक करेगा। कौन चेक करेगा भेजने से पहले? मजिस्ट्रेट। इसके बाद कहा जा रहा है कि जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट अभियुक्त को आपका अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा जब तक कि सुपुर्दगी की कार्यवाही न हो जाए। इसका मतलब मजिस्ट्रेट चाहे तो अभियुक्त को जमानत दे दे और मामला आपका कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दे और अभियुक्त से कह दे कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में ही अब क्या होइए हाजिर। मजिस्ट्रेट चाहे तो अभियुक्त को आपका न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दे। कब तक जेल भेज दे? जब तक कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन को क्या न हो जाए, कमिटल। भेज सकता है जेल या जमानत दे सकता है। अगला देखिए खंड ख,
जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा तो जमानत दे दिया तो ठीक मजिस्ट्रेट, नहीं तो अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा। कब तक भेज सक देगा? जब तक कि विचारण समाप्त न हो जाए। और कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब मामला पहुंच जाता है तो अब कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा इसके बाद कि क्या किया जाए। मजिस्ट्रेट का पावर नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ आपका ये समझना है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश अभियुक्त को एक बार में अधिकतम कितने दिनों के लिए कस्टडी में भेज सकता है। तो 167 बताया गया था कि केवल और केवल अधिकतम एक बार में 15 दिन। यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश है तो कितना दिन? 15 दिन। और जब मामला सुपुर्द कर दिया जाएगा, जांच विचारण शुरू हो जाएगी तो 167 काम नहीं करेगी। अब चूंकि अब जांच विचारण जैसे ही प्रारंभ हो जाएगी, अब आपका 309 काम करेगी, यानी कि 309 सीआरपीसी की धारा। तो जब 309 आएगी तो वहाँ 167 और आपका 309 में डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे। लेकिन कम से कम याद रखिए कि अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है और अभियुक्त को रिमांड पर भेजा जा रहा है तो सामान्यतः 167 सेक्शन अप्लाई होता है। और अगर संज्ञान ले लिया गया तो भाई सुपुर्दगी करनी है तो अभियुक्त को या तो जमानत दी जाए या अभिरक्षा में भेजा जाए। ये मजिस्ट्रेट करता है 209 के तहत। या संज्ञान के बाद अभिरक्षा में भेजना है तो एक धारा स्पेशल बनी है, उसमें भी आपको पढ़ना है। वह धारा 309 है, हम बताएंगे आगे। ये बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं देखना है। अगला देखिए, मामलों का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं उस न्यायालय को भेजेगा। यानी कि पूरा फाइल कागज पत्र मजिस्ट्रेट किसको भेज दे? कोर्ट ऑफ सेशन को। और अंतिम है कि मामले के सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की सूचना कल बताया गया था कि मजिस्ट्रेट किसको देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी कि लोक अभियोजक। कल हम बताए थे कि क्यों ये लोक अभियोजक को सूचना दिलवाई जाए। इसलिए दिया जाता है चूंकि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन, प्रोसिक्यूशन का संचालन एपीओ कर रहे थे और अब मामला आपका सत्र न्यायालय में पहुंच गया है और सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन एपीओ नहीं करते। कौन करते हैं? लोक अभियोजक। तो इसलिए लोक अभियोजक को सूचना दे दी जाएगी कि हमने अब आपका इस मामले को कहाँ भेज दिया है? कोर्ट ऑफ सेशन। क्योंकि लोक अभियोजक ही कोर्ट ऑफ सेशन में मामले की क्या करेगा? शुरुआत। तो 225 पहले ही बता देगी कि कौन शुरुआत करेगा आपका मामले की कोर्ट ऑफ सेशन में? लोक अभियोजक। आइए 210 देखा जाए। धारा 210 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है और इस धारा का सिद्धांत भी याद रखना है। भले अलग से या बेयर एक्ट पर प्रिंसिपल लिख लेना चाहिए कि आपका जो ये धारा आपका 210 का सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत धारा 210 का ये आया कि संज्ञान 3 आधारों में से किसी एक आधार पर ही लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञान के मामले में दोहरी कार्यवाही नहीं होगी। यानी कि दोहरी कार्रवाई से बचा जाएगा। दोहरी कार्रवाई का मतलब
ये नहीं हो सकता कि परिवाद पर संज्ञान लिए हैं तो फिर पुलिस रिपोर्ट पर भी ले लें, पुलिस रिपोर्ट पर लिए हैं तो परिवाद पर ले लें, स्वयं के ज्ञान पर लिए हैं तो परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर ले लें। ये संभव नहीं है। संज्ञान केवल और केवल किसी एक आधार पर लिया जाएगा। एक साथ एक से अधिक आधारों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो फिर आपका एक बार कवर करना है, कल मैंने 2-3 दिन से यही चल रहा है। 190(1)(a) में परिवाद पर संज्ञान ले सकता है, 190(1)(b) में पुलिस रिपोर्ट और 190(1)(c) में आपका सुमोटो या किसी की शिकायत इत्यादि पर। अब यहाँ आपको गौर ये करना है कि अगर स्वयं के ज्ञान पर एक बार संज्ञान ले लिया तो क्या पुनः उसी मामले का वह मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर दोबारा संज्ञान ले सकता है कि नहीं? आपका जवाब रहेगा नहीं ले सकता है, क्योंकि संज्ञान में दोहरी कार्यवाही नहीं होगी। संज्ञान केवल एक आधार पर लिया जाएगा। तीनों में से किसी एक आधार पर, एक साथ दो आधार या दो से अधिक आधार पर संज्ञान नहीं। अब संज्ञान एक से अधिक आधारों पर ले ही लिया गया है तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसी का प्रभाव सेक्शन 210 में बताया गया है। अब 210 की पहले भूमिका देखिए। समाज में बहुत पूछा जाता है, प्री में भी लोग पूछते हैं। जब कहीं वकालत करने जाएंगे वहाँ भी वकील साहब ज़्यादा पूछ लेते हैं और जान जाएंगे कि लड़का मनोज सर के यहाँ पढ़ता है तो जरूर पूछ लेंगे दो चार जो आपका समाज के लोग हैं कि बताओ जो पढ़ते हो तो आप भी पीछे न हटिए। यहाँ के लड़के कहीं भी पीछे किसी से नहीं हटते, चाहे ट्रेन हो, बस हो, और चाहे आपका सेंटर हो, और चाहे आपका समाज हो, सीनियर हो, और चाहे कोई टीचर ही पूछ ले तो कभी हार मानकर और मुंह छिपाकर नहीं आए हैं। इसलिए खासियत है आपका मने। और कभी भी हार मानकर चाहे कहीं भी चले जाइए, आपका हर एक जगह चर्चा होती है कि लग रहा है कि मनोज सर ही पेपर बनाए हैं। अरे भाई, मनोज सर थोड़े जा रहे हैं बनाने, एक अनुमान लगाते हैं कि ये आ सकता है तो वही आ जाता है। तो क्या किया जाए उसके लिए भाई? अनुमान लगाया जाता है और वह अनुमान आपका सटीक लग जाता है। जैसे कि आग, धुआं निकल रहा है तो एक अनुमान लगाया गया कि आग लगी होगी, और लोग जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि सही में आग लगी है। तो जो अनुमान निकला वो क्या था, गलत की सही? सही। तो फिर एक बार बैक होइए। बहुत लोग पूछते हैं समाज में, गलत ना हो, पहले कॉन्सेप्ट 2-3 मिनट बनाइए। अगर मजिस्ट्रेट परिवाद पर संज्ञान ले लिया है और जांच या विचारण परिवाद पर चल रहा है, उसी दौरान मजिस्ट्रेट को ये दर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हजूर जिस मामले में आपने परिवाद पर संज्ञान लिया है उसी मामले में पुलिस अन्वेषण कर रही है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मजिस्ट्रेट आपका पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा और परिवाद को स्थगित कर देगा और पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा कि क्या आप अन्वेषण कर रहे हैं कि नहीं। ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। ये तो रिपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि दोहरी कार्यवाही से बचा जाए, अर्थात पुलिस क्या वास्तव में इस मामले में तफ्तीश या विवेचना कर रही है। अगर पुलिस ने लिख कर दे दिया कि मैं विवेचना कर रही हूं, तो अब अभी परिवाद स्थगित रहेगा, कार्यवाही परिवाद पर जांच विचारण रुका रहेगा और पुलिस से रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा।
फिर पुलिस आपका 173(2) में अन्वेषण करने के बाद रिपोर्ट भेजेगी। अब आपको दो आपका आ गया मामला। एक तो पहले से परिवाद पर संज्ञान लिया गया था और वह स्थगित किया गया था आपका 210 के तहत, और एक इधर 173(2) के तहत पुलिस ने क्या भेज दिया, पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने 4 शीट भेजी हैं, साक्ष्य पर्याप्त हैं, और जो अभियुक्त परिवाद वाले मामले में थे वहीं अभियुक्त आपका पुलिस रिपोर्ट वाले मामले में है। यानी कि जो अभियुक्त किसमें थे, परिवाद वाले, वहीं अभियुक्त किसमें है, पुलिस रिपोर्ट वाले भी मामले में। अब समस्या ये आया कि भाई संज्ञान तो किसी एक आधार पर लिया जाएगा, उधर पहले से ही परिवाद पर लिया जा चुका है, इधर पुलिस रिपोर्ट भी भेज दी गई, तो न्यायालय दोनों मामलों का साथ एक ही साथ विचारण करेगा। जांच विचारण अब एक साथ होगी, यानी कि परिवाद वाले मामले, पुलिस रिपोर्ट वाले मामले का जांच विचारण साथ साथ होगी कि अलग अलग साथ साथ। अब तुरंत दिमाग लगाना है कि आखिर संज्ञान तो केवल एक आधार पर लिया हुआ माना जाएगा, तो परिवाद पर लिया हुआ माना जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर अब माना जाएगा, क्योंकि दोनों मौजूद हैं। तो कानून आपका ये कहता है कि अब माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने जो संज्ञान लिया था वह परिवाद पर नहीं, किस पर लिया है, पुलिस रिपोर्ट। तो परिवाद को वरीयता दी गई कि पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट पर, याद रखे किस पर माना जाएगा। अब इसलिए दिमाग उल्टा लोग लगाते हैं कि जो नहीं पढ़ा रहेगा वो ये कहेगा परिवाद को ही वरीयता देगा, लेकिन परिवाद को वरीयता नहीं देना है। आपका फिर बता दिया जाए संज्ञान किस पर माना जाएगा, तो पुलिस रिपोर्ट पर। अब देखिए इसमें दो तीन और बातें बतानी है। मान लीजिए कि पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है वह फाइनल रिपोर्ट है, यानी कि पुलिस ने रिपोर्ट भेजी कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला और मजिस्ट्रेट परिवाद पर अभी रोक लगाया था, तो मजिस्ट्रेट परिवाद पर जो रोक लगाया था उस परिवाद पर अब आगे कार्यवाही बढ़ा दे, क्योंकि पुलिस ने लिखकर भेज दिया सामान्यतः कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला। या तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवाद पर कार्यवाही स्थगित की गई थी वह कार्यवाही भी चल सकती है। अब पुलिस रिपोर्ट अगर है कि भाई आपका मामला नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट परिवाद जहां से रुका था वहां से परिवाद पर कार्यवाही क्या कर लेगा, आगे बढ़ाएगा, और पुलिस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये तो तब हमने बताया जब पुलिस रिपोर्ट भी वही कहती है, परिवाद भी वही कहता है, तो किस पर संज्ञान लिया हुआ माना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट। तब आइए आपका बैरेक्ट अब पढ़ना ही नहीं है, बैरेक्ट की सभी बातें बता दी गई। वैसे आइए देखा जाए आपका अध्याय आपका 17 आ जाइए। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अध्याय 17 से एक या दो क्वेश्चन बनता है, इसको अब समझिए। अध्याय 17 में आपका इल्जाम, इल्जाम मतलब दोषारोपण, दोषारोपण मतलब आरोप, आरोप मतलब चार्ज के बारे में प्रावधान किया गया है। अब कैसे कैसे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं आपका, और प्रायर कन्विक्ट पर ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पहले आरोप या इल्जाम या दोषारोपण को समझिए, उसके बाद आपका अध्याय 17 शुरू होगा। देखिए वैसे प्रयास ये करना है
कि जो 90% प्री का क्वेश्चन, जो सामान्य बातें मैं बताता हूँ, लगभग उसी से आता है। और 10% के लिए ही आपको गहराई में जाना है, लेकिन सिलेक्शन ये 90% न करा के जो 10% गहराई में दो चार बातें हैं, वहीं कम लोगों को मालूम रहती हैं। भाई पढ़ने को सभी पढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि हर एक जगह की मेरिट अनुमान से अधिक ही दो चार क्वेश्चन जा रही है। बिहार एपीओ में भी लगभग सभी लोग अनुमान लगाए थे कि 125 पर हो जाएगा अधिकतम, लेकिन मेरिट आपका 10 क्वेश्चन क्या चली गई, 12 क्वेश्चन ज़्यादा। तो सतर्कता ये बरतनी है कि वर्तमान समय का जो चल रहा है, कंपटीशन कठिन है और एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करके ही पढ़िए और आपका अच्छे से एक एक छोटी छोटी बातें तैयार करनी पड़ेंगी और कोई उपाय उसका नहीं है। और प्रयास करिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं टेक्निकल, उसको जरूर तैयार करिए। वही बातें आपका भर मार दे रही हैं। तो आइए देखा जाए, पहला क्वेश्चन जो बनता है कि आरोप पत्र और आरोप में क्या अंतर है। ये पीओ मेंस में आ चुका है। चार्जशीट और चार्ज में क्या अंतर है। तो पहले तो एकदम दिमाग क्लियर रखिए कि जो चार्जशीट होता है या जो आपका आरोप पत्र होता है या चालानी शीट होती है, ये पुलिस द्वारा भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, अन्वेषण के पश्चात भेजा जाता है। और चालानी शीट या चार्जशीट या आरोप पत्र तब पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं जब पुलिस ने अपने पुलिस रिपोर्ट में यह लिखकर भेजा हो कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त है। यानी कि अगर पुलिस ये लिखकर भेजती है 173 के क्लास 2 के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजने में कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र या चालानी शीट। चालानी शीट भी कहते हैं, कई बार कंपटीशन में चालानी शीट की धारा में भेजी जाती है तो 173(2). तो ये अन्वेषण का भाग होती है, ये पुलिस भेजती है। ये भी याद रखिए किसका भाग है, अन्वेषण का। अब आरोप आइए। जहां तक आरोप या दोषारोपण या चार्ज की बात है, चार्ज का निर्माण या जो चार्ज का विरचन या आरोप का विरचन कहिए, आरोप का निर्माण, आरोप को फ्रेम करने का कार्य, ये न्यायालय का है। तो आरोप कौन फ्रेम करता है, न्यायालय। संज्ञान के बाद किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि संज्ञान के बाद की कार्यवाही चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो चार्ज फ्रेम का मतलब दोषारोपण करना। तो अभी धारा से न समझिए, पहले एक उदाहरण आपका बताया जाए और तब आपका चार्ज फ्रेम को और डिटेल में बताया जाए। क्योंकि शुरुआती दौर में जो बातें बताई जाएंगी, ये मानकर चलिए कि प्री में और इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक के इतिहास में वहीं से बने हैं। अभी सेक्शन शुरू होने में समय लगेगा चार्ज का। तो आइए, चार्ज का मतलब दोषारोपण करना। तो चार्ज एक न्यायिक कार्यवाही है। यह न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर अभियुक्त के खिलाफ की जाती है। चार्ज का मतलब हुआ दोषारोपण करना, यानी कि न्यायालय दोषारोपण करता है, इल्जाम लगाता है अभियुक्त पर। अब यहाँ ये है
कि आपका जो क्वेश्चन बना था कि कब कब कहा जाएगा कि न्यायालय इंक्वायरी कर रहा है और कब कहा जाएगा कि न्यायालय विचारण कर रहा है। इसमें इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और प्री में भी कई बार आया है। ये क्वेश्चन सतर्क रहिए। तो आरोप निर्माण के पूर्व की जितनी न्यायिक कार्यवाही है, याद करिएगा, माने अब तक आपने जितनी न्यायिक कार्यवाही पढ़ी, अभी थोड़ा और बताना पड़ेगा। वह इंक्वायरी या जांच की प्रकृति की है, यानी कि उसे हम जांच कहेंगे। और आरोप के निर्माण से आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, विचारण शुरू हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये बना था, 3 क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ कि विचारण का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आरोप के निर्माण से, पहला क्वेश्चन। ये कई राज्य बनाए हैं। ट्रायल अभी बताया जाएगा, ट्रायल क्या होता है भाई, अभी ट्रायल बताया नहीं गया, इसके बाद ट्रायल ही आएगा अगला चैप्टर। यानी कि आरोप का निर्माण, आपका पहला क्वेश्चन कि विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आरोप के विरचन से, चार्ज फ्रेम करने से। दूसरा क्वेश्चन, जांच और विचारण में डिफरेंस कैसे किया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा, आरोप निर्माण के पूर्व जो भी न्यायिक कार्यवाही होती है, न्यायिक कार्यवाही पुलिस नहीं, न्यायिक कार्यवाही होती है, वह सामान्यतः जांच में आती है। और आरोप के बाद जो न्यायिक कार्यवाही होती है वह ट्रायल या विचारण में आती है, ये बताएंगे। इसके बाद आपका जहाँ तक आरोप की बात है, आरोप की अंतर्वस्तु, आरोप में क्या क्या लिखा जाएगा, इसका उल्लेख आपका 211 से लेकर 217 तक है। जबकि आरोपों का संयोजन, माने एक साथ कई अपराधों का इल्जाम न्यायालय लगा दे, इसका उल्लेख 218 से लेकर 224 तक में है। तो तोड़ लेना धारा, आरोप का, आरोप की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट्स क्या होगा, ये पिछली बार भी आया था, बताया जाएगा। 3 क्वेश्चन आए थे जे में अंतर वस्तु पर। तो आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये आपका बताया गया है 211 से लेकर 217, 4 करते रहिए। और एक साथ कई अपराधों का आरोप लगाया जाए, एक साथ विचारण किया जाए, ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 218 से लेकर कहाँ तक, 224। आगे बढ़ा जाए, एक आरोप का, जहाँ तक आरोप की बात है, अब फिर अगला क्वेश्चन बनता है, आपका आरोप पर ही क्वेश्चन बनता है कि आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो आरोप में परिवर्तन क्या न्यायालय कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कब तक कर सकता है, निर्णय के पहले कभी भी। सेक्शन याद करना है, 216, यानी कि धारा 216 बताती है सीआरपीसी कि आरोप में न्यायालय परिवर्तन कर सकता है। तो कब तक कर सकता है, आपका निर्णय के पूर्व कभी भी, भाई यही याद रखिएगा। और सेक्शन वाइज याद रखिएगा, कौन सा सेक्शन है, 216। इसके बाद देखिए एक उदाहरण पहले बताया जाए और तब आरोप की परिभाषा से शुरू किया जाए, लेकिन एक दो और क्वेश्चन देखा जाए। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। देखिए, कुछ विचारणों में आरोप का लिखित में होना आवश्यक है। तो आपका किस विचारण में आरोप लिखित में ही विरचित किया जाएगा। तो आपका जवाब रहेगा
सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण होगा उसमें जो इल्जाम या दोषारोपण अभियुक्त पर किया जाएगा वह कह सकते हैं कि लिखित में होगा, व्यापक होगा, सुस्पष्ट होगा, सभी बातें शॉर्टकट में नहीं, कैसे लिखना है व्यापक वे में। और जो ये समन मामले का विचारण हम आगे पढ़ेंगे या संक्षिप्त विचारण पढ़ेंगे, समरी ट्रायल, इसमें लिखित में आरोप का निर्माण आवश्यक नहीं है, केवल क्या बता देना ही पर्याप्त होगा। सारांश माने मुख्य मुख्य चीजें क्या किया जाए बता दिया जाए। तो क्वेश्चन आपका इस पर जो बना है आपका यूपी में भी एमपी में भी कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन बना है कि समन मामलों में आरोप का विवेचन लिखित में होना आवश्यक है, ये सही नहीं है। 4 ऑप्शन देगा तो समन मामलों में केवल क्या बता देना पर्याप्त होता है, मुख्य मुख्य बातें। पर यही सब क्वेश्चन गलत होता है। पहले आपका आरोप के एक उदाहरण देखिए, तब परिभाषा से चला जाए और तब आरोप के बारे में आपका प्रारूप संख्या इत्यादि। तब सेक्शन में दम नहीं है, सेक्शन में उतना दम नहीं है जितना भूमिका में दम है। मैं बता दूं, सेक्शन तो आपका शुरुआत किया जाएगा, समझाया जाएगा, तो उतना बस याद करना पड़ेगा, कुछ कोरिलेशन होगा, लेकिन आपका दोषारोपण क्या होता है ये तो दिमाग में बैठाइए। तो देखिए आपका बाबा पर चला जाए और उन्हीं बाबा पर चला जाए जो कन्विक्ट हो चुके हैं, और आपका आसाराम पर ही चला जाए, भक्त नाराज न हो, क्योंकि तमाम अंध भक्त भी होते हैं और आज भी बाबा को पूजते हैं। तो भाई कोई भी भक्त हो, आपका उदाहरण को उदाहरण के रूप में ले, अंध भक्त है तो थोड़ा दिमाग लगाए। अब ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कोर्ट क्या कर चुका है, दोष सिद्ध कर चुका है। यानी कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि बाबा ने अपराध किया। तो आइए, अब होता क्या था, लोग जाते थे आसाराम के यहाँ और कहते थे कि आइए, और आप कह सकते हैं कि कथा बाचिए, कथा बाचने के बाद शंख बजाइए और दक्षिणा लेकर जाइए। तो बाबा को बुलाया गया, तो आपका पहले बाबा ने कथा बाचा, कथा बाचने के बाद उसका क्या बताते थे अर्थ, फिर जजमान से पूछते थे कि क्या तुम्हें ये अर्थ समझ में आ गया, कि समझ गए हो कि न समझे हो तो बताओ। अगर आपका क्लाइंट कहता था, बाबा का क्लाइंट भी कह सकते हैं, क्लाइंट जैसे कि आप लोगों की भाषा में बाबा का क्लाइंट है, जैसे कि आपका जाएंगे आपका संगम उंगम या कहीं जाइए, तो आपका कहीं भी जाइए आजकल तो एरिया बांट दिया गया है कि इस एरिया का आदमी है तो इनका क्लाइंट, इस एरिया का आदमी है तो इनका। तो आपका समझ में आया कि नहीं, और समझ में आ गया हो तो बताओ। और जब क्लाइंट कह देता था कि बाबा समझ में आ गई आपकी कथा, तो बाबा क्या बजा देते थे, शंख, और कथा का क्या कर देते थे, समाप्ति, द एंड कर देते थे। और नहीं समझ में आता था तो पुनः क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो यहाँ भी यही दूसरे रूप में है कि आपको भी पढ़ाया जा रहा है, कथा वाइज बांचा जा रहा है, आपसे भी पूछा जाता है समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर से हम बताने के लिए तैयार ही हैं। एक बार केवल क्या करिए, इशारा भर करिए, शर्माना नहीं भाई। ये नहीं कि शर्मा जाएंगे तो जिंदगी भर शर्माते रहेंगे। अगर न आ रहा हो तो एक बार आप इशारा करिए,
ये न सोचिए कि हमारा मित्र क्या सोचेगा। जब सोचना या तो यहाँ क्या है, घर नहीं पढ़ेंगे भाई। यहाँ सोचना नहीं है, यहाँ न आने पर क्या करना है, पूछना है। यानी कि इतनी खुली छूट देने के बाद भी लोग नहीं पूछ रहे हैं। और आपका कई जगह तो छूट ही नहीं है, बोलने की आज़ादी पर पूरी तरह क्या है, रोक है। बीच में आप पूछ नहीं सकते। बीच में पूछ लेंगे तो टीचर क्लास छोड़कर कई जगह चले जाएंगे। अब 10 मिनट बाद वो जो, क्योंकि वो रटा रटा ज़्यादा रहता है, आए अपना लेक्चर दिए और आपका चले गए। बीच में अगर आप डिस्टर्ब कर दिए तो जो रहता है क्रम वो क्या होता है, टूट जाता है। यानी कि जो एक ही समव्यवहार का भाग था वो बीच से क्या हो गया। तो फिर जोड़ने के लिए आपका 10 मिनट क्या चाहिए। और यहाँ तो कहीं से पूछिए, किसी कानून से पूछिए, कोई समव्यवहार का भाग टूटने वाला यानी कि रेस जैसे, यानी कि जो धागा और गुड़िया है वह काफी मजबूती से पिरोई गई है कि एक ही समव्यवहार। तो बताइए कि समव्यवहार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में समाहित है 6। और ये तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत भी कहते हैं। हिंदी में आ गया था, वो तो अच्छा था कि इंग्लिश में कोष्ट में दे दिया था, नहीं तो आपका कई लोग उसमें भी भ्रम जाते हैं। तो रेस जेस्टे आगे बढ़ा जाए। अब जब बाबा न्यायालय के चक्कर में आ गए तो सेम नियम लागू होगा और आरोप कम से कम समझ लीजिए। बाबा ने जो कुकर्म किया था, अब न्यायालय लिखकर उनको एक कॉपी दे देगा। यानी कि आपने क्या किया वही आरोप। उसके बाद बाबा को एक बार पढ़कर सुना देगा। आरोप में जो बातें लिखी गई हैं उसको क्या कर देगा, पढ़कर सुना दिया। उसके बाद बाबा को समझाया जाएगा। फिर बाबा से पूछा जाएगा कि जो ये आरोप में हमने लिखकर और जो बातें समझाई हैं, क्या आपने ये कुकर्म किया है। ये नहीं कहा जाता क्या क्या कुकर्म का नाम नहीं लिया जाता मैं बता दूं, क्या आपने ये अपराध किया है। तो अगर बाबा कह देते हैं हाँ, तो न्यायालय वहीं शंख बजाकर दोष सिद्ध कर देता। न्यायालय शंख बजा देता। लेकिन सामान्यतः कोई भी अभियुक्त अपना अपराध यहाँ स्वीकार नहीं करता, कहता है कि मैं नहीं किया हूँ। तब सरकारी वकील को कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में तो अब लोक अभियोजक आ जाएंगे। तो लोक अभियोजक को कहा जाएगा कि आप मामले को की शुरुआत करिए और बाबा के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करिए। तो आइए, आप अगर यहाँ अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय को विवेक है कि अब आगे नहीं, यहीं उन्हें दोष सिद्ध कर दे और इसके बाद अब का दंड की बारी आएगी। लेकिन अगर अभियुक्त स्वीकार नहीं करता, मौन रह जाता है, इनकार करता है, कहता है विचारण किया जाए, या स्वीकार करने के बावजूद भी कोर्ट ऐसे लोगों को दंडित नहीं करता, तब एविडेंस आगे लिया जाएगा और प्रक्रिया विचारण की आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही न्यायालय आरोप को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, विचारण की कार्यवाही क्या हो गई, प्रारंभ। यही याद रखिए, जैसे ही पहला अक्षर न्यायालय ने बोला, ये मानकर चलिए कि ये ट्रायल की कार्यवाही क्या हो गई, प्रारंभ। तो जांच और विचारण में अंतर क्या है। तो विचारण आपका कहाँ से शुरू होता है, आरोप के निर्माण से। फिर मैं बता दूं, जैसा ही पहला अक्षर बताया कि आपने ये अपराध किया है, आप पर इल्जाम है, वैसे ही विचारण की कार्यवाही क्या हो जाती है, प्रारंभ। अब आप इसका उद्देश्य देखिए, अब परिभाषा देखा जाए। देखिए, आरोप की जहाँ तक परिभाषा की बात है, आरोप की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2B में दी गई है, स्मॉल बी। और ये लिखा गया है
कि अगर आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष हैं तो कोई भी शीर्ष आरोप के अंतर्गत आता है। अब इस परिभाषा से कोई मतलब नहीं निकला जाता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त पर न्यायालय ने एक से अधिक अपराधों का इल्जाम लगाया है तो कोई भी अपराध आरोप माना जाएगा। जैसे तीन धाराएं अभियुक्त पर लगी हैं, तो ये जो तीन धाराएं हैं, ये तीनों धाराएं अलग अलग क्या मानी जाएंगी? आरोप। इसी को शीर्ष कहा जाता है। तो बेयर एक्ट की भाषा जो है वह आरोप को क्लियर कट परिभाषित नहीं करती, और इस परिभाषा से आरोप शब्द की परिभाषा अस्पष्ट नहीं होती। तो आपको आरोप को अपनी परिभाषा बतानी ही होगी। आरोप जब भी पढ़िए, आपका दोषारोपण जब भी पढ़िए, तो सबसे पहले प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत देखा जाए और तब आपका इल्जाम को पढ़ा जाए। कल से ही मैं लगातार बताता रहता हूँ नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। इस पर थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, 2-4 मिनट भाई, तब आपका फिर बैक होते हैं। रिज बनाम वाल्डविन का केस है, आपका बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, जे के लिए। रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है, जो नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रिज बनाम वाल्डविन। देखिए, जस्टिस का नाम याद नहीं आ रहा है भाई। कौन? एल्वर्टन। देखना पड़ेगा भाई, नाम नहीं सही। लिखिए, देखिए, रिज बनाम वाल्डविन ही देखिए, जज का नाम कई बता देंगे। रिज बनाम वाल्डविन का जो केस है वह आपका माने नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा माना जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। मैग्ना कार्टा से तुलना की गई है। इस केस में एक उदाहरण दिया गया, और वो दिया गया आपका कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ये तो मान मने बहुत प्राचीन है, ये आदिम काल से चला आ रहा है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, बाइबिल का उदाहरण दिया कहानी के माध्यम से, और वहाँ नेचुरल जस्टिस का कैसे भगवान ने पालन किया वो बताया। तो इन्होंने ये कहा था इस केस में कि एक बार आपका मैंने कह सकते हैं कि स्वर्ग में देवता ने एक मानव को नियुक्त किया, और इसलिए किया कि जो आप फल लगे हैं उनकी देख रेख करना और फल तोड़कर खाना नहीं। जब मानव स्वर्ग से चले गए, मैंने जब देवता स्वर्ग से कहीं चले गए थे, तो मानव निकला लालची, फल तोड़कर क्या किया? खा लिया। तो जब भगवान वापस आए तो बिना मानव को सुने स्वर्ग से नहीं निकाले। भगवान ने मानव को मौका दिया, आदि अल्टम परटम, पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? मानव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो स्वर्ग से मानव को क्या निकाल दिए? बाहर। और तब से मानव स्वर्ग से निकला, तब से कहाँ है? धरती पर है, और धरती पर ही चोरी चमारी, लूट डकैती इत्यादि शुरू कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मानव क्या हो चुका है? लालची। यानी कि एक बार कहा जाए बुरा ना मानिए, एक बार स्वर्ग से भगाया गया मानव तो आज तक स्वर्ग में पहुंचा ही नहीं, और आज तक कहाँ रह गया है? पृथ्वी पर। अब हुआ कि जाकर वहीं तिकड़मबाजी करो,
वहाँ तिकड़मबाज ज़्यादा मिलेंगे, 2 बूंद वाले साथी भी मिल जाएंगे, कबाब हबाब वाले भी मिलेंगे। सबके साथ क्या करना, आराम से रहना। वहाँ जितना आम तोड़ना है तोड़ो, जितना फल तोड़ना हो, लेकिन यहाँ तुम्हें नहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि क्या भगवान ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया कि नहीं किया, और तब मानव को क्या किया स्वर्ग से बाहर। तो फिर प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, और सुना ही न जाए, उसको अच्छे से सुना जाए, उसको पूरा मौका दिया जाए कि वह अपनी बातों को कह सके, लास्ट तक सुना जाए। आप कह सकते हैं तो अभियुक्त अपनी बात अच्छे ढंग से कोर्ट में कैसे रख सकता है। तो प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत बताता है कि अभियुक्त पर जो इल्जाम लगाया गया है, सबसे पहले उन इल्जामों को उसे बता दिया जाए, सुस्पष्ट बताया जाए। इसका प्रभाव ये होगा कि अभियुक्त उन अपराधों के बारे में अपना बचाव उचित ढंग से कर सकेगा। यानी कि अभियुक्त अपने मामले में उचित प्रतिरक्षा कर सके। आरोप लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि पहले से वह जानता रहेगा कि ये इल्जाम हम पर लगे हैं, तभी तो वह अपना बचाव कोर्ट में करेगा। तो ये भी नेचुरल जस्टिस का ही क्या है, अंग है। तो अब आइए आरोप होता क्या है। अब परिभाषा पर आइए। आरोप का शाब्दिक अर्थ होता है दोषारोपण, ये याद रखें। तो जब न्यायालय किसी अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराधों की आपका जानकारी देता है, तो इसी को आरोप कहते हैं। यानी कि न्यायालय अभियुक्त को ये ज्ञान कराता है, ये बताता है कि तुमने कौन कौन सा अपराध किया है। कुछ मामलों में लिखकर बताया जाता है, कुछ मामलों में सारांश बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि अभियुक्त को पहले से नॉलेज होना चाहिए कि उसका विचारण किन किन अपराधों के लिए होगा, ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा उचित ढंग से कर सके। मुख्य उद्देश्य यही है। जहां तक आरोप की बात है, आपका फिर एक बार देखिए, जहां तक आरोप की बात है, आपका ये तो आपका नेचुरल जस्टिस से बताया गया। अब जो आरोप होता है वह अगला देखा जाए, वही आरोप एविडेंस वाला फैक्ट इन इशू होता है। यानी कि जो अभियुक्त पर चार्ज न्यायालय लगाता है, आपका जो एविडेंस की धारा 3 में आप लोग फैक्ट इन इशू पढ़ते हैं, विवादक तथ्य पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल मामलों में विवादक तथ्य कौन होता है, आरोप। तो सुबह पढ़ाया गया। अब ये भाई सुबह वाले नहीं कह सकते कि हम नहीं पढ़े हैं। आपका विवादक तथ्य का मतलब एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करे, डिनाई। तो न्यायालय कहता है कि ये लो लिस्ट, तुमने ये अपराध किया है, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। और अभियुक्त क्या करता है, डिनाई, कि मैं ये अपराध नहीं किया। तो आपका वही क्या हो गया, विवादक तथ्य। यानी कि एक पक्षकार कहता है कि तुम अपराध किए हो, और अभियुक्त कहता है कि हमने नहीं किया। तो एक पक्षकार डिमांड और दूसरा क्या कर दिया, डिनाई। तो जो ये आरोप होता है, रटे रहिएगा, यही आपका फैक्ट इन इशू होता है। आरोप में जो आपका इल्जाम लगाए जाते हैं, उसी को अब साबित या ना साबित किया जाता है। फिर एक बार देखिए,
साबित या ना साबित कोर्ट में किसको करेंगे, आरोप को। और आपका आरोप को ही साबित या ना साबित किया जाता है। इस प्रकार आपका ये अंतर्योग, हाँ, आरोप में अगर गलती हो गई है तो इसका प्रभाव 215, आरोप में परिवर्तन कब तक 216, और आरोपों का संयोजन बताया गया 218 से लेकर 224 तक। लगभग मुख्य मुख्य आइए बैरक शुरू किया जाए भाई। आरोप की अंतर वस्तु देखिए, आरोप अब समझ लिए थोड़ा बहुत, उतना पर्याप्त है, आगे और बताया जाएगा। देखिए आपका अध्याय 17 में धारा 211 से लेकर 224 तक में आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो आपका खंड क आरोपों का प्रारूप बताता है। तो आरोपों का प्रारूप आपका कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, या आरोपों में क्या लिखा जाएगा, ये मॉडल कहाँ, माने प्रारूप कहाँ से कहाँ तक है पूछ ले, तो धारा 211 से लेकर आपका 217 तक। और आरोप का संयोजन ज्वाइंडर, ज्वाइंडर मतलब कई अपराधों का आरोप क्या करना, एक साथ लगा देना। ये आपका यूपी में भी आया था, एपीओ में, और आपका वहाँ उत्तराखंड में भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया था। देखिए आपका 211 से कई बार क्वेश्चन बना है। पिछली बार जे में आपका 3 क्वेश्चन अंतर वस्तु से बना था, मैं बता दूं, और हो सकता है कि एपीओ में भी रिपीट कर दे। आपका देखिए जे में 3 क्वेश्चन बना है। तो 211 में आपका आरोप की अंतर वस्तु, कंटेंट्स ऑफ चार्ज, अंतर वस्तु नए लोगों को समझ में न आए तो अंतर वस्तु का मतलब कि आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा, आरोप के भीतर क्या लिखा जाएगा, आरोप के अंदर कौन कौन सी बातें होंगी। तो आरोप के अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कंटेंट, हाँ, आरोप के अंदर क्या क्या समाहित होगा, समाहित भी कर सकते हैं, क्या क्या लिखा जाएगा। अब कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी उसी को अंतर वस्तु कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन तुरंत पकड़ लेना है। 3 क्वेश्चन एक जगह सीआरपीसी से भाई जोड़ लीजिए। आपका सीआरपीसी से 2 क्वेश्चन आया था, और आपका सीपीसी से क्वेश्चन आया था पिछली बार, रिपीट कर सकता है। उसको अंतर वस्तु जहाँ जहाँ है उसको एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। आरोप की अंतर वस्तु पूछे तो धारा 211 मार कर आइए, एक जगह कहीं लिख लीजिए अलग से। आरोप की अंतर वस्तु पूछे तो सेक्शन 211। इसके बाद आपका निर्णय की अंतर वस्तु पिछली बार पूछा गया था कि निर्णय की अंतर वस्तु, निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, पिछली बार का ही क्वेश्चन है। तो आप 354 354 सीआरपीसी 354। इसके बाद आपका बंध पत्र की अंतर वस्तु, बंध पत्र की अंतर वस्तु बांड की 120 सीआरपीसी की धारा 120 120। अभी ये क्वेश्चन 120 वाला नहीं बना है, बन सकता है 120, एक बार देखिए तो सही है ना। बंध पत्र की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो आपका 120 में। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो पूछा जाता है ये सीपीसी में पूछा जाता है, और सीपीसी में आपका 3 क्वेश्चन जो लोग जे की तैयारी कर रहे हैं भाई यहीं ऐड कर लेंगे। वाद पत्र की अंतर वस्तु पिछली बार का क्वेश्चन है।
आदेश 7 रूल 1, आदेश 7 नियम 1 में सीपीसी में लिखवाया जा रहा है। ऑर्डर 7 रूल 1 में वाद पत्र की अंतर वस्तु का उल्लेख किया गया है। माने वाद पत्र के अंदर क्या लिखा जाएगा। इसके बाद आपका निर्णय की अंतर वस्तु, यह भी पूछा नहीं गया है। तो आपका जिस प्रकार आपने निर्णय में क्या लिखा जाएगा, सीआरपीसी की धारा 354 पढ़ा, तो सिविल मामलों में भी तो निर्णय आता है। तो सिविल मामलों में निर्णय की अंतर वस्तु क्या होगी, इसके लिए आर्डर और रूल लिखिए। आर्डर 20 का नियम 4, आर्डर 20 का रूल 4, निर्णय की अंतर वस्तु सिविल मामलों में, और यहीं घुमा दे क्रिमिनल में तो कौन सी धारा, सीआरपीसी 354। आदेश 20 नियम 4, हेडिंग नहीं लिखा है, वो अपने मन से निकाला गया है भाई। ये नहीं कि आपका सीपीसी में कहेगा कि हेडिंग कहाँ है, उसका सार निकाला गया है। और एक और लिखिए, सीपीसी में डिक्री की अंतर वस्तु, ये भी पूछ सकता है, ये दोनों ही पूछा नहीं है आपका, लेकिन चांस है पूरा। डिक्री की अंतर वस्तु आदेश 20 नियम 6, सीपीसी का आदेश 20 का नियम 6। सोमवार को ही क्लास चल पाएगा भाई। आवाज भी धीरे धीरे आपका गोल, लगातार बोलते बोलते भी एक सीमा। बताइए, कुछ पूछना हो तो बताया ना। 211 सोमवार को शुरू किया जाएगा। आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर से बनता है। 215 से खुदा बख्श हैदर बख्श, 216 से, 211 से खूब क्वेश्चन बनता है। तो भाई एक बार पढ़ कर आइए, आरोप के बाद अब ट्रायल, तब थोड़ा राहत मिलेगी। मैंने इस चैप्टर के बाद थोड़ा आसान आएंगे सीआरपीसी में, क्योंकि ये चैप्टर आपका कठिन है, 2 से 3 दिन लगता है।